केस आगे से आगे चल रहा होता है और आप उसको कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं। समटाइम्स यू विन द केसेस ओवर द ट्रिब्यूनल, आप जीत जाते हैं, समटाइम आप हार जाते हैं। आइदर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है या डिपार्टमेंट हाई कोर्ट चला जाता है। अब तो नॉर्मल ट्रेंड है, जहाँ पे थोड़ी सी लाइबिलिटी बड़ी हो जाए तो डिपार्टमेंट हाई कोर्ट चला जाता है। हमें वहाँ पे ये इशू आता है कि क्योंकि आई कैप के प्रैक्टिशनर के तौर के अंदर आप किसी लॉयर को ऑन पैनल नहीं ला सकते एज ए पार्टनर समथिंग लाइक दैट। और अगर आपने भी खुद भी LLB किया हो तो एज ए फुल टाइम प्रैक्टिस के अंदर जब आप मौजूद हैं तो आप लॉयर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उस सिनारियो में 2-3 दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जिस तरह केस को प्लीड करना चाह रहे थे, लॉयर को आप जो मर्ज़ी कर लें, वो अपने तरीके से प्रोसीड करता है और उसको करता है और मामला ज़रा थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस सिनारियो के अंदर हमें क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए और आई कैप इसमें किस किस्म की हेल्प आउट कर सकता है टैक्स प्रैक्टिशनर्स को? अच्छा, ओवैस से पहले मैं थोड़ा बताऊँ, जी ये इश्यूज हमारे साथ भी आते थे कि ट्रिब्यूनल तक हम लेके चलते थे, पर अल्लाह का शुक्र मेरे साथ तो ये रहा है अभी तक कि ट्रिब्यूनल 100% मेरे रिजल्ट रहे। कहीं रिमांड बैक ज़रूर हुआ है, बट एज फार एज डिसीजन आर कंसर्न अल्लाह का शुक्र है सही रहे। और जहाँ इश्यूज आए और डिपार्टमेंट गया, हमने अपना एक पैनल ऑफ लॉयर अपना बनाया हुआ था, लुकिंग एट द क्लाइंट एंड देयर पॉकेट्स। हमने 2-3 अच्छे लॉयर्स रखे हुए थे जिनका मुझे पता है कि वो केस प्रिपरेशन में हम उनके साथ बैठेंगे, हम उनको कहेंगे कि जी ये ग्राउंड है। हाँ, लीगल साइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस जब फाइल होता है तो रेफरेंस के लिए उसके नॉर्म्स अलग है और रेफरेंस का रिप्लाई एक अलग नॉर्म है। यूजुअली फटा पड़ता है स्टे का कि क्या डिमांड देनी है नहीं देनी है, या रिफंड निकलना है निकलना है। तो ये तो बड़ा स्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि अगर नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे अगर आप जाते हो तो पुराना क्लियर आपको करना है। स्पेशली आप सेल्स टैक्स एक्ट के 47 में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं और ये आपको खोद के निकालनी पड़ती हैं। हमने 3 पैनल लॉयर के रखे थे, क्लाइंट को पूछ लेते थे क्वांटम ऑफ फीस, क्वांटम ऑफ रिफंड और वॉट एवर इट इज द क्वेश्चन, उसको देख के हम क्लाइंट को एडवाइस कर देते थे। अगर अब क्लाइंट अपनी जिम्मेदारी पे किसी और को कर रहा है तो फिर मेरा कसूर नहीं है। मगर अगर क्लाइंट मुझे कहता है कि आप अच्छा लॉयर दे दें और मुझे पता है कि मेरा और उसका एक माइंडसेट के साथ मैं जाऊंगा विच विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, देन क्लाइंट मेरा कभी मुझे मना नहीं करता। अच्छे लॉयर्स के नाम आप रख लें, व्हेन आई कांट नेम बिकॉज। और आई कैप का जो नया ऑर्डिनेंस है इसमें हमारे पास एक प्रोविजन हम रखे हैं कि जो अदर देन प्रोफेशनल हैं आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो पार्टनर हो सकते हैं। तो अब वो आपको पता है एक लॉयर के हत्थे ही चढ़ा हुआ है फरूक नसीम के, वो बेचारा 4 साल से मुझे हाँ ना करता है, शर्मिंदा भी होता है, मगर अब हो जाएगा तो आपके आधे मसले कम हो जाएंगे। आप अच्छा लॉयर ले। पर एक बात याद रखिएगा, ये केस लड़ने इतने आसान नहीं होते। आपको ये ओवैस साहब ने जो एशियन लीजिंग का बताया, हम लोग फंसे थे एक बकरे के केस में, मीट वन के केस, और ऐसे फंसे थे कि हमें समझ नहीं पड़ी थी निकलेंगे कैसे। द क्वेश्चन वॉज सिंपल, एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं। मैं कहा यार ये तो मर गए, ये तो एग्रीकल्चर इनकम तो बहुत डाइसी है। वी वेंट टू जुरिस्डिक्शन आफ्टर जुरिस्डिक्शन एंड देन वी टर्न द केस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जब हम वहाँ गए ना तो सारा जाग बैठ गया। 4 साल में हम खड़े हुए वहीं पे अपनी जगह। तो ये चीज़ें आपको खुद यही यहाँ पर आपका डिफरेंस आएगा बिटवीन अ मीडियोकर एंड यू। इसको आप एक्सेल करें। यही मैं कहता था 4-5 घंटे आपको दिन में देने हैं। ये बिल्कुल आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा शुरू में, और वो आपका टाइम ग्रेजुअली कम होता जाएगा। 3 घंटे पे आएंगे, 2 घंटे पे आएंगे, और एक स्टेज ऐसा आएगा कि अगर आपकी बहुत अच्छी टीम है, वो अगर आपको समरी बना के देती है तो आप आधा घंटा भी देंगे तो बहुत काफ़ी है। अली साहब आपको शेयर करना चाहिए? आपको पता है थोड़े से आइडियाज डिफरेंट ही होते हैं, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक वी एट इंस्टीट्यूट लेवल विल लुक इनटू इट विद रिगार्ड टू जो आपने LLB वाला मैटर बताया ना, दैट वी आल्सो नीड टू लुक इनटू इट। एंड एज एन इंस्टीट्यूट आई थिंक it is imperative now, at least for tax practice, we need to look into the marketing restrictions that we have placed in our law. Probably शायद tax practice के लिए we might to loosen some grip on those marketing aspects, because here you're not only competing with the chartered accountants, you're competing with lawyers, ITP, various other institutions as well. So probably in those areas हम शायद वो hourly rates की जो हमारे हैं restrictions और बाकी section, I think they need to be
looked into in a very practical aspect. तो वो मैं ज़रूर आपका जो ये LLB वाला इशू है, and I'll be actually requesting the council as well कि एक थोड़ा thorough review at least for marketing, just for tax practice के लिए कम से कम उसको उस लिमिट तक के लिए तो फॉरन रिव्यू करें. ऑडिट वाली साइड विल टेक इट्स टाइम. थैंक यू. थैंक यू. एक और चीज़ का ख्याल रखें कि आप यू विल बी फेसिंग अ डिलेमा, बिकॉज कि एक तो आपके कोड ऑफ एथिक्स हैं, हम अलाउ कर देंगे, मगर एक बार काउंसिल के भी कोड ऑफ एथिक्स होंगे, उनको भी हमें कहना पड़ेगा. आई एम इन फेवर ऑफ इट कि ये होना चाहिए, बिकॉज कि दिस इज नीड ऑफ द आवर. वी हैव क्वाइट अ फ्यू गुड अपना जो हमारे टैक्स लॉयर्स हैं जो कि बहुत अच्छा केस प्लीड कर सकते हैं. एमआईकेस करी हम होके जाते हैं, कोर्टों को हमने एडवाइजर किए, वहाँ असिस्ट किया है सीनियर एडवोकेट्स को हम लोगों ने, मगर जब हम खड़े होते हैं और आर्गूमेंट कर देते हैं तो आर्गूमेंट का वेट भी होता है, मगर ऑफिशियली हम ये लाइसेंस नहीं देते, तो हमें रीविजिट करना चाहिए. सलमान, इसमें एक और ऑप्शन जो इस वक्त चलती है ना, वो बाज़ औक़ात हम तो एम्प्लॉयमेंट में लॉयर ले लेते हैं. लॉयर्स कैन बी एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, ऑल्दो वो पार्टनरशिप अभी आपकी अलाउड नहीं होती, बट अंडर द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप जो है वो लॉयर काम कर सकता है, और वो आप अपना परमानेंट उसके ऊपर भी कर सकते हैं. बट स्टिल क्योंकि टैक्स फील्ड इतना बड़ा होता है फ्रेंकली कि आपको प्रोफेशनल लॉयर्स की ज़रूरत रहती है, नंबर वन. जैसे इशफाक भाई ने कहा, और बाज़ औक़ात आपको कि अच्छा केस लॉयर को जब आपने देना, आपको फ़ी मिल रही है ना नहीं मिल रही, एक तो फ़ी को आपने हमेशा साइड पे रखना है, लॉयर के साथ बैठ के प्रिपरेशन ज़रूर करनी है. उसमें आपने टाइम अपना जो लगाना है, आपने अपनी लर्निंग के लिए जाना है कि अच्छा यार आप 4 नए पॉइंट सीख आए हैं ना, वही आपकी फ़ी है उसके अंदर. तो आप जब किसी सीनियर लॉयर के साथ बैठेंगे, उसकी प्रिपरेशन हो गई, आपने 4 चीज़ें नहीं सीख ली, आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अब लॉयर जो है वो आपका केस जो होगा वो प्रॉपर वे में कर लेगा. तो वो जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज़ वर्थ वो होगा. सेकेंडली, आप अपने इवन पेरोल में ला सकते हैं, परमानेंट सोर्सेज के तौर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट के अंदर लेके आते हैं. मतलब फ्रैंकली मैं पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से, मतलब मैंने खुद लॉ किया हुआ है, आई एम नॉट लॉ प्रैक्टिशनर, मैं कभी लॉ नहीं प्रैक्टिस करता, बट मैंने लॉ किया. जस्ट अगर आपने टैक्स करना है, अपनी लीगल सेंस को इम्प्रूव करना है, तो ओवरऑल लॉ का नॉलेज ले लें. मैं आजकल 1-2 एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. मैं लम्स के लॉ ग्रेजुएट को सीए करवा रहा हूँ मैं, और उसे अपने पास रख के उसे एम्प्लॉयमेंट दे के उसको सैलरी पूरी पे कर रहा हूँ, उसके आईकैप में रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, और उसे कहा कि तुम सीए करो. तो मैं देखना चाहता हूँ कि अच्छा यार, लॉ ग्रेजुएट जब सीए करके टैक्स प्रैक्टिस करेगा तो क्या आउटकम आएगा इस प्रोफेशन का. तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप भी कर सकते हैं. मैं एक दे दें. इसमें जो रिसेंटली मैंने जो इशू फेस किया ना, एक तो लाहौर की 2 टॉप फर्म्स थे जिनके साथ हमने एक हाई कोर्ट का प्रिपेयर किया केस, उनके साथ तो हमने 4-5 दिन बहुत मेहनत की, और इवेंचुअली उन्होंने अपने जो सबॉर्डिनेट को भेज दिया केस के लिए, और वो सारा मामला अब एक हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और उसके अंदर भी हम काफ़ी एफर्ट्स और अपने सारे देते हैं ना, तो वो ये फील होता है हमें कि शायद वो हमें वो वेटेज देने को तैयार ही नहीं हमारे प्लीड्स को, जो कि नॉर्मली होता है. जब आप किसी के साथ शायद एक लेवल पे बैठ जाएंगे, एक ऑफिस में शायद बैठ जाएंगे, तो शायद वो चीज़ें ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होना शुरू हो जाएं, क्योंकि कंटिन्यूस रिलेशनशिप, जैसे इशफाक भाई ने कहा, कंटिन्यूस रिलेशनशिप, वो आपको वेट, देखें जाहिर है वो आदमी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, आप उसके पक्के गाहक हैं, परमानेंट गाहक है, या एक वन ऑफ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं. अगर आप उसको कंसिस्टेंटली एक लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपके ओपिनियन को वे भी करेगा, आपको टाइम भी देगा, आपकी मर्जी के मुताबिक भी चीज़ें चलेगा. और वह थोड़ी सी पेन खुद भी लेंगे कि लॉयर के साथ आपका कोई एसोसिएट, अपना असिस्टेंट जो है वो साथ जा रहा है, तो लॉयर भी ज़रा कॉन्शियस हो जाएगा कि भाई ये तो साथ मेरी, यानी आप कह नहीं रहे उसे, लेकिन आप उसको देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें क्या हो रही हैं और क्या चीज़ें, तो फिर आपको रिजल्ट मिल जाते हैं वहाँ पर. उनका एक और भी इशू होता है, मैं आपको, जब वो हाई कोर्ट के हिसाब से देखते हैं ना, जब हम ट्राइब्यूनल लेवल तक जाते हैं तो वो फैक्ट फाइंडिंग है, ठीक है. जब वहाँ पर वो जाते हैं ना, तो उनको जज पहला सवाल करता है कि लीगली बताओ कि यहाँ कहाँ से ब्रीच हुआ है, कौन सा रेफरेंस पॉइंट है कि वहाँ पर ये फैक्ट नहीं और लॉ था. तो वो अपनी, देखिए, हमें अपनी बेस्ट जजमेंट से हमने केस लड़ लिया, हम जीत गए या हार गए, वॉट एवर इट इज, हम आगे जा रहे हैं. नेक्स्ट पेडिस्टल पे जब वो जाता है तो लेट हिम यूज हिज ओन एक्यूमन. मेरा जैसे, मैं मेरा पैनल है,
मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं, मैं पैनल दे देता हूँ कि यार ये पैनल है, आप किसी को भी चूज़ कर लो, यू एग्री विद देम ऑन योर फीस, हम सिर्फ इसको प्रिपरेशन करवा दें। तो वहाँ हमारा एक पूल चलता है, मखदूम अली खान होते हैं, उनसे भी चलता है हमारा, फ़ारूक नसीम साहब जब थे उनसे भी चलता था, सलमान अकरम राजा उनसे भी चल रहा होता है। तो ये चीज़ें वेरियस लेवल पे वेरियस लॉयर्स का, तो छोटे भी हैं, ऐसे भी हैं जो सिर्फ मक्खी पे मक्खी स्टे लाने के लिए होते के हैं, लिए जो अकील साहब हैं, सलीम साहब हैं, वो भी करते रहते हैं काम। वो डिपेंड करता है आपका केस और मेरिट क्या होता है और किस लेवल की आपकी लायबिलिटी इन्वॉल्व है। तो वो हम इसलिए होता यही है कि पैनल बना लें, मगर मेरे ऑफिस में मेरे पास कोई 4 या 5 कोर्ट लॉयर्स हैं, ऑल हाई कोर्ट इन रोड। मेरा अपना बेटा है बैरिस्टर, ही इज अपियरिंग, अगर कोई क्लाइंट का होता है, छोटा बेटा है, ही इज ऑल्सो सॉलिसिटर, वो अपियर होता है। इस्लामाबाद ऑफिस में मेरे पास 2 हैं, एक हमारे मेंबर भी हैं, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, वो अपियर होते हैं, एक और पार्टनर है वो तो होते हैं। मगर आपको केस की मेरिट देखनी है कि किस किस्म का लॉयर